गुड इवनिंग सभी बच्चों। सो हम लोगों ने द फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे कहने का मतलब कि चैप्टर के बारे में जस्ट एक इंट्रोडक्शन का एक पार्ट मैंने रखा था, तो वो ही इस चैप्टर का पार्ट वन उसी को मान के चलेंगे। अब चैप्टर जो बिगिन जो होता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो कहानी जो शुरू होती है, ठीक है, अर्थात मूवी जो शुरू होता है इस पेज से। जो पेज आपको दिखाई दे रहा है, इस पेज मतलब जो पेज आपको दिखाई दे रहा है जो डिस्प्ले किया गया है, ठीक है। तो ये जो पेज है, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, इसी पेज से कहानी स्टार्ट होता है। ऐसे तो आपका बुक में ये पेज नंबर 4 है और पेज नंबर 3 से ही चैप्टर को स्टार्ट कर दिया गया है आपका बुक में, ठीक है। किंतु वो एक फ्लैशबैक वाला पेज है। तो जैसे कि मूवी स्टार्ट होता है, कोई भी मूवी स्टार्ट होने से पहले बिगिनिंग में 2-3 मिनट जो है उस मूवी का मिडल से हो या तो एंड से हो, एक इम्पोर्टेंट थीम को लेकर के बिगिनिंग में 2-3 मिनट प्ले किया जाता है, उसके बाद मूवी स्टार्ट होता है बिगिनिंग से। उसी तरह से वो पेज भी वैसा ही है। तो हमको यहाँ कहाँ ये सारा चीज़ करने का कोई ज़रूरत है, तो हम वो सब चीज़ पर नहीं चलेंगे, कास्टिंग पर नहीं चलेंगे। तो हम लोग डायरेक्ट मूवी स्टार्ट करते, ठीक है। इसीलिए वो पेज को मैंने अभी टच नहीं किया हो, ठीक है। पेज नंबर 3 को टच नहीं किया हो, पेज नंबर 4 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और कहानी शुरू होता ही यहीं से। और पेज नंबर जो 3 वाला पार्ट तो बाद में आता है, तो हम लोग बिगिनिंग से शुरू करेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पर आपके तो फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, तो फ्रांस में अगर रिवॉल्यूशन होता है तो क्यों होता है रिवॉल्यूशन, है ना। कुछ तो उस तरह का बैकग्राउंड होगा ना, कुछ तो रीज़न होंगे ना वहाँ, कुछ तो कारण होंगे, तो उसको समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लाइन से ही देखते हैं। 1774 में 1774 में लुइस 16 जो है, जो फ्रांस का किंग बनते हैं, ठीक है, लुइस 16। तो यहाँ पर लुइस 16, तो आप यहाँ जस्ट गेस कर सकते हो लुइस 16 से पहले फ्रांस का किंग कौन था शायद, ठीक है, आप गेस कर सकते हो। तो लुइस 16 1774 में फ्रांस का किंग बने हैं, तो उससे पहले लुइस 15 होंगे, उससे पहले लुइस 14 होंगे, 13 होंगे, 12 होंगे। दैट मीन्स इस तरह से लुइस 13, लुइस 14, लुइस 15, लुइस 16, ये एक कंटिन्यू इस तरह का सीरीज चलते रहा, ठीक है। वो सभी फ्रांस का किंग थे, ठीक है। तो लुइस वर्ड वहाँ बहुत ही पॉपुलर है, जनरली एरिस्टोक्रेटिक ग्रुप ऑफ पीपल में, ठीक है, वेल्दी पीपल का जो ग्रुप में ये लुइस नाम जो है फ्रांस में बहुत ही पॉपुलर था। और ऐसे भी लुइस वर्ड का मतलब जो फ्रांस में होता भी है ग्रेट वॉरियर, तो ये वर्ड ऐसे भी इन्फ्लुएंशियल था, ठीक है, बहुत ही पॉपुलर था। तो जो भी राजा वहाँ पर बनते थे, तो सीरीज वाइज वो लोग लुइस 1, लुइस 2, लुइस 3, लुइस 4 करते करते लुइस 16 तक आते, इस तरह से वहाँ का किंग, ठीक है। तो लुइस 16 जो है 1774 में फ्रांस का किंग बनते, ठीक है। और वो बिलोंग करते थे बर्बन डायनेस्टी से, बर्बन लिखा हो ना वहाँ पर, बर्बन डायनेस्टी। बर्बन डायनेस्टी कहने का मतलब जैसे कि इंडिया में भी आपने एक गुप्त डायनेस्टी पढ़े, मौर्य डायनेस्टी पढ़े, राजपुताना पढ़े, है ना। तो इसी तरह से ये जो लुइस 16 बिलोंग करते थे बर्बन डायनेस्टी से, बर्बन वंश से वो बिलोंग करते थे, ठीक है। वो राजा कब बनते फ्रांस का, याद रखिए। व्हेन ही असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस बोल करके पूछेगा, व्हेन लुइस 16 बिकेम द किंग ऑफ फ्रांस बोलेगा, ठीक है। तो 1774, ओके। ओके, तो सेकेंड लाइन में देखिएगा, तो जब ये वहाँ का किंग बनते हैं तो उस समय इनका एज था 20 ईयर्स। 20 ईयर्स में बल्ले बल्ले हो गए, वो तो किंग बन गए। और हम लोग तो 20 ईयर्स में वो किंग बन गए, ठीक। इन्होंने जिसका साथ मैरी किए थे, तो इनका वाइफ का नाम था मैरी एंटोनियट। मैरी एंटोनियट इनका वाइफ थे। वो बिलोंग करती थी ऑस्ट्रिया से, ठीक है, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया
आप कंफ्यूज मत होना ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया एक अलग सा कंटिनेंट है, ठीक है, और ऑस्ट्रिया जो है एक कंट्री है यूरोप में, और ऑस्ट्रेलिया एक अलग सा कंटिनेंट है, ठीक है। तो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, ठीक है, मैरी एंटोनिएट का साथ शादी किए किसने? लुइस 16 ने, ठीक है। लुइस 16 ने मैरी एंटोनिएट के साथ शादी किए, और मैरी एंटोनिएट कहाँ से बिलोंग करती थी? तो ऑस्ट्रिया से, ओके, ठीक। अब जब ये राजा बनते हैं, लुइस 16 जब फ्रांस का राजा बनते हैं, तो उस समय फ्रांस का जो ट्रेजरी जो था एम्प्टी था। ट्रेजरी कहने का मतलब खजाना, ठीक है। दैट मीन्स जैसे ही ये राजा बने लुइस 16, तो देखा कि खजाना तो है ही नहीं, तो देश को कैसे चलाएंगे? ट्रेजरी एम्प्टी था, ठीक है, खजाना कुछ था ही नहीं। तो ट्रेजरी एम्प्टी क्यों था? व्हाई द ट्रेजरी वाज एम्प्टी? तो ये भी तो एक क्वेश्चन आपका माइंड में राइज होता होगा। तो यह आपको 3 पॉइंट में बताऊंगा, ठीक है। ट्रेजरी एम्प्टी क्यों था? तो ठीक है, तो ट्रेजरी एम्प्टी था नंबर 1 तो वार के कारण, नंबर 1 वार के कारण। दैट मीन्स फ्रांस का जो राजा जो है बहुत सारा इस तरह का छोटा मोटा वार में इन्वॉल्व हुए थे, जिसके कारण वार में इन्वॉल्व होता है तो डेफिनेटली लॉस तो होता ही है। जैसे कि अभी रशिया एंड यूक्रेन का वार हो रहा है, तो लॉस तो होगा ही, और हम लोग भी उस लॉस को फेस कर रहे हैं। पेट्रोल का दाम भी बढ़ रहा है, सारा चीज़ का दाम भी बढ़ रहा है, तो वार होता है तो लॉस तो होता ही है। तो नंबर 1 ट्रेजरी एम्प्टी था वार में इन्वॉल्वमेंट होने के कारण, ठीक है, बहुत सारा छोटा मोटा वार में इन्वॉल्वमेंट होने के कारण, नंबर 1। और नंबर 2 है आपका मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावैगेंट कोर्ट। दैट मीन्स मेंटेनिंग इन एक्स्ट्रावैगेंट कोड। एक्स्ट्रावैगेंट का मतलब होता है फजूल खर्ची, अननेसेसरी जो खर्च करने वाले लोग जो होता है उन लोगों को कहते हैं एक्स्ट्रावैगेंट। तो होता ही है, राजा सब तो वैसे ही होता ही है। अभी भी आप लोग जो पुराना पुराना सीरियल्स वगैरह जो देखते होंगे, तो उसमें दिखाते हैं कि राजा सब क्या पहनते, सोने का कपड़ा वगैरह पहने हुए, तो उसका बाप का थोड़ी है कि वो सोने का कपड़ा, तो वो तो है किसका? वो तो पीपल का पैसा है, पब्लिक का पैसा है। तो जनरली वहाँ का जो राजा जो थे, तो वहाँ का क्या सभी देश का अगर मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखेंगे तो वो लोग तो एक्स्ट्रा वैगेंट होते ही थे, फजूल खर्चा करते ही थे। तो नंबर 2 रीजन ट्रेजरी एम्प्टी क्यों था? ट्रेजरी एम्प्टी इसीलिए था क्योंकि वहाँ का जो राजा जो थे एक्स्ट्रा वैगेंट थे, दैट मीन्स फजूल करते थे, बहुत ही ज़्यादा खर्चा करते थे, अननेसेसरी। तो इसलिए भी ट्रेजरी एम्प्टी था, पॉइंट नंबर 2। और पॉइंट नंबर 3 जो है, लुइस 16 जो है, लुइस 16 फ्रांस का जो किंग जो है, इन्होंने हेल्प किया अमेरिका का 13 कॉलोनीज को इंडिपेंडेंट होने के लिए। दैट मीन्स इन्होंने हेल्प किया अमेरिका का 13 कॉलोनीज को। और हेल्प क्यों किया? क्योंकि अमेरिका का 13 कॉलोनीज उस समय ब्रिटेन का अंडर में था। जैसे कि इंग्लैंड ने इंडिया पर अपना कब्जा जमाया और यहाँ इंडिया को अपना कॉलोनी बना दिया, ठीक है। दैट मीन्स इंडिया जो है ब्रिटेन का कंट्रोल में चला गया। उसी तरह से ब्रिटेन का कंट्रोल में था अमेरिका का 13 कॉलोनी भी, और वो 13 कॉलोनी को ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए हेल्प किया लुइस 16 ने, फ्रांस का किंग ने, ठीक है। तो डेफिनेटली उसमें भी इनको जो है कि फाइनेंशियल लॉस तो हुआ ही है, ओके। तो उस समय अब ये जो किंग जो है, फ्रांस का किंग, रहते कहाँ थे? तो इन लोगों का पैलेस कहाँ था? पैलेस मतलब किंग का रेसिडेंस कहाँ था? तो वो था वर्सेल्स, ठीक है। वर्सेल्स वो जो है फ्रांस का प्लेस जो है जहाँ पर किंग का रेसिडेंस हुआ करता था, ठीक है। तो वहाँ पर ये लोग रहते थे, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ रहते थे वो तो बात नहीं है। तो ट्रेजरी एम्प्टी क्यों था वो बात कर रहे थे। तो ट्रेजरी एम्प्टी था नंबर 1 वार में इन्वॉल्वमेंट होने के कारण, ठीक है। तो स्मॉल वार में, बहुत सारा वार में ये लोग इन्वॉल्व होते थे फ्रांस का किंग, इसके कारण ट्रेजरी एम्प्टी था। और नंबर 2 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए कि नंबर 2 पॉइंट में ये डिस्कस किए कि वहाँ का जो किंग थे एक्स्ट्रा वैगेंट थे, दैट मीन्स अननेसेसरी स्पेंडिंग करते थे मनी का, ठीक है। तो ये भी रीजन था ट्रेजरी एम्प्टी होने का। और थर्ड रीजन था कि फ्रांस का किंग ने हेल्प किया अमेरिका का 13 कॉलोनीज को। और क्यों हेल्प किया? ये हेल्प किया इसीलिए ताकि 13 कॉलोनीज इंडिपेंडेंट हो सके, किससे? ब्रिटेन से, ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन का कंट्रोल में था उस समय जो 13 कॉलोनीज ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारा खर्च हुआ,
ठीक है। तो इसीलिए ट्रेजरी एम्प्टी था फ्रांस का। ओके, तो वार में इन्वॉल्वमेंट होने के कारण जनरली कहते यही है कि वार में इन्वॉल्वमेंट होने के कारण ए बिलियन लिवर्स, उस समय फ्रांस का करेंसी का नाम है LIVRES, फ्रांस का करेंसी का नाम है, अभी तो यूरो कहते हैं, ठीक है। तो उस समय का फ्रांस का करेंसी का नाम है लिवर्स, ठीक है। तो 1 बिलियन लिवर्स जो है एक्स्ट्रा खर्च हुआ गवर्नमेंट का वार में इन्वॉल्वमेंट होने के कारण। और ऑलरेडी 2 बिलियन लेबर्स कर्ज में थे ही फ्रांस उस समय, ठीक है। ऑलरेडी वो कर्ज में थे और कर्ज बढ़ गया। तो कर्ज बढ़ गया तो जिन लोगों ने भी इन लोगों को लोन दिए होंगे, ठीक है, दैट मीन्स लेंडर कहते हैं लोन देने वाले व्यक्ति को, लेंडर, ठीक है। तो लेंडर लोगों ने जो भी लोन दिए होंगे तो लेंडर ने अब ये इंटरेस्ट बढ़ा दिया, लोन ऐसे तो नहीं देंगे तो इंटरेस्ट तो लिए होंगे, तो इंटरेस्ट यहाँ पर 10% रख दिया था। अब यहाँ पर पैसा उस समय ये जो लोन का रूप में जो भी पैसा ये लोगों ने लिए थे इतना ज़्यादा था कि आप 10% इंटरेस्ट को रिपेमेंट करने के लिए जो बजट जो प्रेजेंट होता है, तो हम लोग भी यहाँ पर करते ही है, फाइनेंस मिनिस्टर जो बजट पे प्रेजेंट करते ही है। तो बजट में ज़्यादा बजट जब भी प्रेजेंट होता था फ्रांस का, तो उस समय यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जो है वो खर्च करना पड़ा सिर्फ और सिर्फ लोन का जो इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए। दैट मीन्स लोन अमाउंट रिपे करने के लिए नहीं, लोन का इंटरेस्ट को पे करने के लिए ही बजट का मैक्सिमम पार्ट चला जाता था। तो बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशन था, बहुत ही प्रॉब्लम था वहाँ पर, तो ठीक है। तो इसीलिए टू मीट द रेगुलर एक्सपेंसेस, अब रेगुलर एक्सपेंसेस भी मीट नहीं हो पा रहा था। रेगुलर एक्सपेंसेस कहने का मतलब कि जैसे कि मेंटेनिंग एन आर्मी, आर्मी तो मेंटेन करके रखना होगा किंग को ना, किसी भी कंट्री को। तो रेगुलर एक्सपेंस को मीट करना कहने का मतलब आर्मी को मेंटेन करके रखने के लिए, ठीक है, रनिंग द गवर्नमेंट, सरकार को चलाने के लिए, कोर्ट को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। इस तरह से जो रेगुलर एक्सपेंसेस जो है, एवरीडे के एक्सपेंसेस जो है, उसको मीट करने के लिए भी गवर्नमेंट का पास पैसा नहीं था। तो पैसा नहीं था तो अब करेंगे क्या? तो एक ही ऑप्शन था, टू इंक्रीज टैक्स। तो एक ही तो ऑप्शन था, टैक्स बढ़ाए, ठीक है। तो टैक्स बढ़ाना ही एकमात्र ऑप्शन था। तो टैक्स बढ़ाना ही एकमात्र ऑप्शन था, तो अब गवर्नमेंट क्या करेंगे? टैक्स बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर एक बहुत ही एक अजीब सा टैक्स सिस्टम था उस समय फ्रांस में। वो सिस्टम क्या था कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो सोसाइटी जो था, फ्रांस का सोसाइटी 18th सेंचुरी में ये 3 पार्ट में डिवाइडेड था। फ्रांस का सोसाइटी 18th सेंचुरी में 3 पार्ट में डिवाइडेड था, और इसको हम लोग 3 एस्टेट भी कहते हैं, ESTATS, ठीक है। 3 एस्टेट में डिवाइडेड था फ्रांस का सोसाइटी 18th सेंचुरी में, फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। और यहाँ पर टैक्स सिर्फ और सिर्फ थर्ड एस्टेट का ही पीपल पे करते थे। फर्स्ट एस्टेट एंड सेकेंड एस्टेट का पीपल जो है टैक्स नहीं पे करते थे, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर टैक्स बढ़ाएगा गवर्नमेंट, तो टैक्स बियर किसको करना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ थर्ड एस्टेट का पीपल को टैक्स पे करना होगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि फर्स्ट एस्टेट में कौन आते थे। तो राइट साइड में देखिएगा, वहाँ पर बॉक्स में बना दिया हो ना। तो फर्स्ट एस्टेट कैलर्जी। कैलर्जी मीन्स जनरली अगर हिंदुइज्म में देखेंगे तो पंडित, पुरोहित, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि धर्म का ठेकेदार भी कह सकते हैं, है ना। अगर इस्लाम में देखेंगे तो मौलवी वगैरह होंगे। इसी तरह से क्रिश्चियनिटी में, तो फ्रांस का सोसाइटी तो उस समय तो जनरली क्रिश्चियन ही था। तो क्रिश्चियनिटी में होता है, वहाँ पर पास्टर कहते, फादर कहते हैं, ठीक है, बिशप कहते हैं, ठीक है। तो ये सभी हुआ आपका रिलीजियस लीडर्स वगैरह, उन लोगों कहते हैं कैलर्जी। और फर्स्ट एस्टेट में यही लोग कैलर्जी, दैट मीन्स दी पास्टर होगा, फादर होगा, बिशप होगा, ठीक है। तो ये सभी को फर्स्ट एस्टेट माना जाता था उस समय फ्रांस का सोसाइटी में, ठीक है। और सेकेंड एस्टेट में आता था नोबिलिटी, और नोबिलिटी में होता था जनरली किंग, ठीक है। नंबर 1 किंग है तो मिनिस्टर्स होंगे, मिनिस्टर्स, ठीक है। और इनका जो चापलूस वगैरह होंगे, ठीक है। दैट मीन्स किंग होंगे, मिनिस्टर्स होंगे, कहने का मतलब और भी इस तरह से हाईएस्ट
पोस्ट होल्डिंग लोग जो होंगे, ठीक है, वो लोग नोबिलिटी में आता था। तो ये लोग थर्ड सेकेंड स्टेट हुआ। और थर्ड स्टेट जो है, थर्ड स्टेट में बिग बिजनेसमैन आ रहा है, ठीक है, नंबर वन। दैट मीन्स फर्स्ट स्टेट में कैलर्जी है, सेकेंड स्टेट में आ रहा है आपका नोबिलिटी, नोबिलिटी में आ रहा है आपका किंग आ रहा है, मिनिस्टर्स आ रहा है, और इम्पोर्टेंट पोस्ट होल्डिंग ऑफिसर्स वगैरह आए तो आ रहा है। उसके अलावा जितना भी लोग है वो सब, चाहे बिजनेसमैन हो, बिग बिजनेसमैन हो, स्मॉल बिजनेसमैन हो, फार्मर्स हो, ठीक है, टीचर्स हो, डॉक्टर्स हो, लॉयर्स हो, जो भी हो, सारा सब कुछ आ जाता है। बाकी जो पेंडिंग टोटल थर्ड स्टेट में आ जाता है। और टैक्स कौन पे करते थे? यही थर्ड स्टेट का लोग ही टैक्स पे करते थे, बाकी लोगों को टैक्स पे करना नहीं पड़ता था। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक इसको कंक्लूड करके रखेंगे, बाकी पार्ट हम लोग कल टच करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।